ठीक है बच्चों, जीके में स्टार्ट करें न्यू लेक्चर कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कि द डीपेस्ट पार्ट इन द वर्ल्ड इज ओके सी ऑप्शन, दिस इज मारियाना ट्रेंच। अच्छा, मारियाना ट्रेंच किस ओशियन में मौजूद है? पैसिफिक ओशियन में। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास हो गया सी, दैट इज मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरा मकाम जो है पूरे समंदर का। कौन से ओशियन में है? तो अभी विच वन? डी ऑप्शन, पैसिफिक ओशन में है मारियाना ट्रेंच। पनामा अ कंट्री कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ। पनामा एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है आपस में। वेल डन, यू नो इट। हाउ डू यू नो? पता था। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज कॉल्ड पनामा। तो पनामा इज द कंट्री हियर, यहाँ पर दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका। अब इन दोनों के सेंटर में कंट्री है पनामा। यहाँ पर एक पनामा कैनल भी है बड़ा मशहूर। जो पनामा कैनल क्या करता है कि वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से जोड़ देता है, और जो पनामा ये कंट्री है वो खुद क्या कर रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। तो आप दोनों देखो, दोनों ना आपस में जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है। पनामा एक कंट्री उससे जुड़ा हुआ। तो पनामा इज़ द कंट्री विच ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। जियोग्राफी से ये टॉपिक से लिया गया ये एमसीक्यूज। तो ज्योग्राफी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपको, इन केस मतलब केजू के टेस्ट के लिए ज्योग्राफी से अच्छे खासे सवाल निकालते हैं। टर्की कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट्स विच इज़, हाँ भाई गुड, ये भी पता है, दैट इज़ एशिया एंड यूरोप। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, एशिया को और यूरोप को। तो टर्की है, पूरा टर्की आपको दिख रहा है इस कलर से, और इसके ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसका यूरोप में है, और ये पूरा पार्ट मतलब ये पूरा कंप्लीट पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिस इज इन एशिया, और ये वाला पार्ट इसका यूरोप में है। यूरोप में इसका बस एक शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल इज़ अ सिटी विच इज़ इन यूरोप, ठीक है। अदरवाइज 90% एरिया आप इसका देख सकते हैं कि वो एशिया के अंदर है। सिर्फ 10% पार्ट उसका आप देख सकते हो यूरोप की तरफ, ठीक है जी। तो यस, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही जवाब आपका। इजिप्ट कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को साथ में जोड़ता है? इजिप्ट। एशिया एंड यूरोप को ये जोड़ता है। ये किस तरह से जोड़ता है बताया था आपको मैंने, बाय मीन्स ऑफ स्विस कैनल। कब? दिस इज अ कैनल हियर दैट इज कॉल्ड स्विस कैनल, और यहाँ पर ये समंदर है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। हम ये कह सकते हैं स्विस कैनल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है, और असल में ये मेडिटेरेनियन सी यूरोप से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा हमारा सऊदी अरब और ये पूरा हमारा एशिया है। तो यूरोप को जो भी ट्रेड करना होता है एशिया से, वो बाय मीन्स ऑफ स्विस कैनल होता है, जो इजिप्ट के अंदर मौजूद है, स्विस कैनल। तो इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो असल में यूरोप को एशिया से जोड़ रहा है बाय मीन्स ऑफ इट्स कैनल, दैट इज स्विस कैनल। इस तरह से इसका आंसर हमारा ये हो गया, ए हो गया एशिया एंड यूरोप, स्विस कैनल के थ्रू, नहर स्विस जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये मैन मेड कैनल है, इंसानों ने बनाया है उसको, ठीक है, वरना बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ता है इसके लिए। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो अगर यूरोप से एशिया जाना है तो पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता है, केप टाउन से और साउथ अफ्रीका से होते हुए, और ऐसे क्या होता है बहुत शॉर्ट हो जाता है। मेडिटेरेनियन सी से स्विस कैनल में आते हैं, फिर स्विस कैनल से डायरेक्ट आप रेड सी में पहुंच जाते हो। रेड सी मतलब एशिया पहुंच गए, ठीक है। फिर एशिया से रेड सी से होते हुए पर्शियन गल्फ में आके दुबई जाती है चीज़ें, फिर दुबई से फर्दर फिर दुनिया भर में अदर ट्रांसफ़र होती हैं, तभी दुबई एक फ्री पोर्ट है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड इन डैश फील्ड्स। कौन कौन से बताओ तो, 7 फील्ड का नाम बताओ। 5 फील्ड में नवाजी जाती है, 5 फील्ड्स में दी जाती है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, 5 फील्ड पे दी जाती है बस। 7 फील्ड कहाँ से ले आए तुम्हें? हर चीज़ में तुक्का चलेगा। सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज, यस, इज प्रॉपर्ली नोन एज ब्लू मॉस्क। दिस इज़ द ब्लू मॉस्क, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ब्लू मॉस्क कहलाता है, सुल्तान अहमद मॉस्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सुल्तान अहमद ने इसको बनवाया था, तो बहुत खूबसूरत है, इस्तांबुल में है ये, इन टर्की। ब्लू मॉस्क, ब्लू कलर का है ये पूरा। इसी को सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं, इसी को
ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। अच्छा, हैगा सूफिया भी यही चीज़ है क्या? आया सूफिया जिसको बोलते हैं, क्रिश्चियन चर्च था जो आया सूफिया, जो बाद में मस्जिद में क्रिएट किया गया। दिस इज़ द सेम थिंग, मतलब इसी के अंदर ही कोई लोकेशन है, ख़ास एरिया है आया सूफिया, जो पहले चर्च था उसको बाद में मस्जिद बनाया गया। बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग भी पूरी चर्च वाली है। दिस इज़ नॉट अ डिज़ाइन ऑफ अ मॉस्क, दिस इज़ अ डिज़ाइन ऑफ अ चर्च। वैन इस्तांबुल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, जब वो कुस्तुनतुनिया था ना, जब वहाँ शाह कुस्तुनतीन का राज था, तो उसने उसको एक चर्च बनाया था। फिर बाद में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस्तांबुल को फ़तह किया तो उन्होंने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ ब्लू मॉस्क, बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं यहाँ विजिट करने। विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मीनारेट्स? 1000 मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? इस्तांबुल? नो, कायरो। कायरो जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं काहिरा। किस कंट्री में कायरो? किस कंट्री का कैपिटल है? इज द इजिप्शियन कैपिटल सिटी, दैट इज़ कायरो। तो कायरो की पिक्चर है, कायरो की बहुत सारे मस्जिद, सबसे ज़्यादा मसाजिद इसी में, तो मीनार बहुत सारे उसके अंदर, थाउजेंड्स ऑफ मीनार्स एक शहर में, दैट्स उसको द सिटी ऑफ 1000 मीनारेट्स कहते हैं। बहुत सारी मसाजिद है काहिरा के शहर में, बहुत पुरानी पुरानी है बहुत सारी। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया भी उसको कहते थे ना उर्दू में, तो पुराना नाम था उस वक्त शाह कुस्तुनतीन, मतलब द कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट, एक बाइजेंटीन एम्पायर थे, एक क्रिश्चियन एम्पायर थे, वो राज करते थे, उनके नाम पे इस शहर का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। बाद में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको जब फतेह किया ना, तो इसका नाम रख दिया उन्होंने इस्लाम्बुल। इस्लाम्बुल, इस्लाम्बुल, बोल मीन्स होता है शहर, इस्लाम्बुल मतलब इस्लाम का शहर, वही इस्लाम्बुल आगे जाकर इस्तांबुल बन गया। ये पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था, देन इस्लाम्बुल, आफ्टर दैट नाउ इट इज़ इस्तांबुल। बोल मतलब शहर होता है इन टर्किश लैंग्वेज। मक्का मदीना पता है, मक्का इन सऊदी अरबिया, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में। विच कंट्री इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? सी कौन कह रहा है? पता है, पढ़ा है कब इसके बारे में? या तुक्का? तुक्का बड़ा बेहतरीन है आपका। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, लेसोथो। अच्छा, इस तरह की कंट्रीज क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एनक्लेव कंट्रीज। ऐसे भी दुनिया में कंट्री है बच्चों। एनक्लेव कंट्रीज किसे कहते हैं? एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ किसी और कंट्री से घिरा हो, मतलब कंट्री के अंदर एक दूसरा कंट्री। जैसे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका का ये नक्शा है, जैसे साउथ अफ्रीका, इसके अंदर ये कंट्री है लेसोथो, ये अलग कंट्री है, और उसके चारों तरफ ये एक अलग कंट्री है। मतलब ऐसे भी कंट्रीज है दुनिया में, दिस इज एनक्लेव कंट्रीज उनको हम कहते हैं। तो दैट इज़ जैसे कि एक लेसोथो है, वेटिकन सिटी भी ऐसा ही है, इटली के अंदर एनक्लेव्ड है। इस तरह से सैन मारिनो है इटली में, सैन मारिनो वो भी एनक्लेव्ड कंट्री है। तो सैन मारिनो, वेटिकन सिटी, लेसोथो, सारे हमारे पास एनक्लेव कंट्री हैं। मतलब एक कंट्री के अंदर एक दूसरा कंट्री है इस तरह से, मतलब बॉर्डर नहीं है, मतलब चारों तरफ एक ही कंट्री से बॉर्डर हुआ भाई। तो इससे हमला करना कितना आसान होगा फौज को, टेंशन ही नहीं, कहीं से भी करोगे कर दो। बट ये फिर फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं सारे ये, मतलब आपस में कोई फड्डा नहीं होता इनका आपस में, तो ऐसे ही कच्चा चबा जाएंगे उसको। साउथ अफ्रीका तो कच्चा चबा जाएगा उसको, ऐसे तो कुछ किया तो ये चारों तरफ यही बैठे हुए, मतलब कहीं बेचारे जा नहीं पाएंगे कहीं पे अगर ये ना देती रात। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इज द बॉर्डर बिटवीन। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कौन से दो कंट्रीज के बीच में? डी ऑप्शन। आप हाँ, बी कह रहे हो आप? नहीं, सब गलत कह रहे हो। यूएसए एंड कनाडा। तो नॉर्थ अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट, दो कंट्रीज हैं, दिस इज कनाडा एंड दिस इज यूएसए, एंड दिस इज द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है ये। कभी आप देखोगे ना, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है वो कनाडा यूएसए से, तो काफ़ी बड़ा बॉर्डर है वो दोनों के बीच में। सही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा है। कितना है ये याद नहीं रखना, आपको ये नहीं पूछेंगे, बस आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा बॉर्डर इन दो कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर है बच्चों?
द ब्रिज इन इस्तांबुल टर्की दैट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड। ओके ओके, गोल्डन गेट ब्रिज किसने कहा था? गोल्डन गेट ब्रिज इज इन सैन फ्रांसिस्को, वो सैन फ्रांसिस्को में है, यूएसए में। दिस इज द ब्रिज बॉस्फोरस, असल में ये पूरा स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कहलाता है, उसके ऊपर ये ब्रिज बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड द ब्रिज ऑफ बॉस्फोरस। गर्ल्स को तो पता होगा, इसलिए पूछ रहा, गर्ल्स ज़्यादा बेहतर जानती हैं। वो पढ़ा है तो नॉवेल, जन्नत के पत्ते नॉवेल पढ़ा है तभी वहीं से पता होगा। वहाँ बॉस्फोरस ब्रिज के बारे में तस्करा किया निम्र अहमद ने उस नॉवेल के अंदर। तो टर्की का पूरा उसमें टक्सम स्क्वायर वगैरह इन सब का तस्करा किया। तो मतलब गर्ल्स ज़्यादा जानती है टर्की के बारे में नॉवेल्स वगैरह की वजह से, ख़ास तौर पर जो निम्र अहमद ने लिखी है। अच्छा, तो बॉस्फोरस ब्रिज इज दैट ब्रिज विच एक्चुअली कनेक्ट्स द एशियन पार्ट ऑफ टर्की विद द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। मतलब ब्रिज के एक तरफ दिस इज एशिया, अब बस ये 2 मिनट में ब्रिज पार करके दिस इज यूरोप। ये इसकी खूबसूरती है इसकी, ये एशिया है और ये यूरोप है, एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कल्चर्स ट्रेडिशन सब चेंज हो जाते हैं ना। यहाँ पर थोड़ा आपको इस्लामिक कल्चर ज़्यादा दिखता है, एशियन कल्चर, वहाँ पूरा वेस्टर्न कल्चर आपको दिखता है, यूरोपियन कल्चर हर तरह से। तो वो बिल्कुल 2 मिनट में आपको लगता है दुनिया तब्दील हो गई है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये वो ब्रिज वो काम करता है, पूरा दिखाते हैं कि एशिया और यूरोप में फ़र्क क्या है, फ़र्क दिख जाता है आपको उसके। तो टर्की का जो वो साइड है ना, वो यूरोप वाला, वो थोड़ा लिबरल टाइप का, सेकुलर टाइप का, जो अक्सर आप देखते होंगे। और ज़्यादातर लोग वहीं पर रहते हैं उसके यूरोप साइड पे। जो ड्रामे वगैरह जो टर्की आते हैं उनके एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह सब वेस्टर्न साइड वाले होते हैं। मतलब ठीक है, क्लियर है। तो ये सी होगा बॉस्फोरस ब्रिज। तो मरमरा बीच इसके आसपास होता है, बड़ा खूबसूरत है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन, लिखा हुआ है नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन में, ठीक है। तो उसमें तो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल आप देखते हो तो ये दिस इज आर्कटिक ओशन, द नॉर्थ पोल है। ये ग्लोब को ऊपर से देख रहे हैं हम। जब ग्लोब को तुम ऊपर से देखोगे तो ये आर्कटिक नॉर्थ पोल दिखाई देगा। इसके चारों तरफ दिस इज आर्कटिक ओशन, जमा हुआ समंदर है। दिस इज द नॉर्थ पोल इन द सेंटर। फिर बाकी आसपास अलग कंट्री दिखा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। साउथ पोल कहाँ लोकेटेड है? यस, एंटार्क्टिका। अगर ग्लोब को उल्टा करेंगे ना तो इसके बैक साइड पे बिल्कुल आपको एंटार्क्टिका दिखेगा। एंटार्क्टिका में ही आपको क्या दिखाई देगा? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन में और साउथ पोल एंटार्क्टिका में, ठीक है। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, ये कौन कह रहा है? तुम्हारा तुक्का बेहतरीन है, यही है। वैसे बहुत सारे बच्चे इसका सहारा ही लगाते हैं। सहारा देखो, अंटार्कटिका इज हॉटेस्ट डेजर्ट। अगर आप कहोगे ना हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सबसे गर्म, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज सहारा डेजर्ट। लेकिन यहाँ पर हॉटेस्ट नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर लार्जेस्ट कह रहे हैं। एंटार्क्टिका इज आल्सो डेजर्ट, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं सर डेजर्ट में गर्मी होती है, डेजर्ट में धूल मिट्टी होती है, बट ऐसा नहीं है। डेजर्ट ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं, वेयर देयर आर नो रेन्स। एंटार्क्टिका में बारिश कहीं पे भी नहीं होती है, ड्राई रीजन है। अगरचे बर्फ़ हर तरफ पड़ी हुई है, हर तरफ ठंडक है, सर्दी है, माइनस टेम्परेचर, लेकिन बारिश नहीं होती है वहाँ पर। दैट्स वाई इट इज़ अ डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट है, बट डेजर्ट है। ऐसे बहुत सारे डेजर्ट आपको, कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा स्कर्दू में मिलेगा। स्कर्दू में दियोसाई, स्कर्दू नॉर्दर्न एरियाज़ में दियोसाई जो प्लेट्यू है पूरा, तो वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है। सख्त सर्दी पड़ती है, बट रेगिस्तान में चूँकि बारिश नहीं होती वहाँ। नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जाते हैं तो वहाँ विजिट करते हैं। द UN यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड ऑन, UN कब बनी? भाई 24 अक्टूबर, बी ऑप्शन। 24 अक्टूबर को ही UN डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ए बी कह रहे हो तुम? Which country from the following is not the member of UNO? Yes, Vatican City. Vatican City is not the member of UNO. क्योंकि Vatican City is also the smallest country in the world. ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर ना, this is actually a country. ये जितना रीजन आपको दिख रहा है ना, मैं रीजन दिखा रहा हूँ आपको, ये इतना पोर्शन है ये। This is a country.
द कंट्री, गाजियाबाद क्या, दिस इज वेटिकन सिटी, 0.4 किलोमीटर्स ओनली। यहाँ से नीपा चौरंगी खत्म। वेटिकन सिटी कंट्री है पूरा एक, उसके चारों तरफ दिस इज इटली, पीछे जो दिख रही है इटली है पूरा। दिस इज वेटिकन सिटी। यहाँ पोप रहते हैं जो उसके ना सबसे बड़े रोमन कैथोलिक के, जो क्रिश्चियंस के, जैसा जो हमारी मुसलमानों में जो मक्का की अजमत है ना, जो मक्का की अहमियत है मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी की वही अहमियत है। पोप जो होते हैं ना उनके, जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े रहनुमा होते हैं, क्रिश्चियंस के सबसे बड़े आलिम कह लो, वो यहीं रहते हैं। दैट इज़ इन वेटिकन सिटी। तो UN का मेंबर भी नहीं है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है मेंबर बनने की, इतना सब कंट्री है। इसको तो JDC चला ले, इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसको मतलब JDC चला लेगी, इसको UN की ज़रूरत थोड़ी नहीं है इसको चलाने के लिए, इतना सा ही है। समझ गए, ईजी है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पहले कराया था। डी ऑप्शन है, द हेग। हेग में है भाई, हॉलैंड में। जेनेवा में क्या है, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का ऑफिस जेनेवा में, ठीक है। और न्यूयॉर्क में UNO का हेड ऑफिस है। और यूरोपियन यूनियन का कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का हमारा ब्रसेल्स के अंदर है। तो UN तो, और OIC का कहाँ पर है, जिद्दा में। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया आपको, दोबारा देख लीजिएगा घर जाकर। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, जी साइलेंट है, बोलोना। दिस इज इन इटली। इटली में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना। सन 1000 में कायम हुई थी, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले बनी थी। 1000 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना। दिस इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब 1108 के करीब शायद बनी थी। 1000 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को, अब तक चल रही है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि थी, बनी और ख़त्म हो गई, आज नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसे जो 1000 साल से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी चली रही है, मतलब एडमिशन 1000 साल से इसमें हो रहे हैं, 1000 ईयर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इन इटली, इटली में ये, याद रखिए कंट्री का नाम इटली है। क्लियर है? देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ, यस 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। गुड। नेटो वॉज साइंड इन, एक मिनट, यस नेटो वॉज साइंड इन, पता है 1949 में नेटो साइन हुआ था। वो मैंने बताया था कोल्ड वॉर के दौरान कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के लिए नेटो को बनाया गया था, ताकि हम कम्युनिस्ट ताकतों को कुचला जाए। कम्युनिस्ट ताकतें मतलब रशिया, USSR, सोवियत यूनियन को डिमोलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए नेटो बनी थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, जिसमें सारे यूरोप के कंट्री अक्सर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है इसमें। दिस इज सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। बाल्टिक सी कहाँ है? बाल्टिक सी इज इन यूरोप। यूरोप में ये समंदर है, बाल्टिक सी। अच्छा, इसमें 3 कंट्री भी हमारे पास हैं। ये 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 कंट्रीज़ को हम लोग कहते हैं बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस क्यों? इसी वजह से कहते हैं बिकॉज ये बाल्टिक सी के अराउंड है, आसपास है। तो 3 छोटे छोटे कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन की मेंबर है, वैसे UNO के भी मेंबर हैं, नेटो के भी मेंबर्स हैं। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री। सुना नाम कभी इनमें से किसी का? आज तक कभी सुना है इन तीनों में से किसी कंट्री के नाम? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कभी भी किसी के मुँह से नहीं सुना आज तक, मतलब लोग नहीं जानते उसके बारे में। यूरोप की कंट्री है अगर चाहिए। यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, छोटे छोटे हैं, तो बट सारे डेवलप नहीं हैं, अच्छे हैं, मतलब यूरोप के सारे कंट्री। तो बाल्टिक नेशंस कहलाते हैं, 3 बाल्टिक नेशंस हैं। तो व्हाट आर द 3 बाल्टिक नेशंस अगर ये पूछा जाए तो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। ठीक है, ये 3 हैं बाल्टिक स्टेट्स या बाल्टिक नेशंस। येलो सी किन 2 कंट्रीज़ के बीच में मौजूद है? सी, चाइना एंड कोरिया। चाइना में ना येलो सी, दिस इज चाइना एंड दिस इज कोरिया। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, दिस इज द येलो सी। पानी पीला नहीं है इसका, येलो सी इसलिए कहते हैं कि चाइना का जो कलर है ना, नेशनल कलर, वो येलो है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड येलो सी। पानी तो पानी के कलर का ही है।
विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? 1000 आइलैंड्स नहीं है ये। यस, वेल डन, दिस इज फिनलैंड। फिनलैंड इज कॉल्ड द कंट्री और द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड का अगर आप मैप देखोगे ना तो उसमें हर एक जो स्काई कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर एक्चुअली द लेक्स। मतलब पूरे कंट्री में ऐसा लग रहा है लेक्स ही भरे में, झीलें हैं ना ये सारी। तो थाउजेंड्स ऑफ लेक्स आर देयर। देखो हर एक स्काई कलर से जो आपको दिख रहा है ना ये फिनलैंड के मैप के अंदर, ये हर एक लेक है, वो वाटर रिजर्वायर है, पानी है इसमें। तो थाउजेंड्स मतलब इतने छोटे छोटे हैं, तो बड़े हैं ना, छोटे पता नहीं कितने होंगे, 1000 के करीब इसके अंदर लेक्स हैं। दैट्स वाई इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहता है। मैप में दिखा दे रहे ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिनलैंड का कैपिटल क्या है? कैपिटल पता है फिनलैंड का? हेलसिंकी। आइसलैंड का कैपिटल भूल गए सारे? रेजाविक। स्कॉटलैंड का कैपिटल? पता है? डबलिन। इंडोनेशिया का कैपिटल? कुछ नहीं पता? जकार्ता। ऐसे लोगों 20 नंबर क्या याद तो रखो कैपिटल्स का नाम, सबके बताए थे मैंने, पहला लेक्चर यही था। हेलसिंकी। मनी हिस्ट नहीं देखी है? उसमें था ना ऑस्लो और हेलसिंकी, दोनों मोटे ताज़े सर्बियन जाइंट्स, ठीक है, बेचारे शुरू में मर गए थे। तो हेलसिंकी उसमें कैरेक्टर था। हेलसिंकी तो बाद में मरा था वैसे, ऑस्लो मर गया था पहले, उसका जो भाई था। हेलसिंकी सारे वो प्रोफेसर साहब ने सबका नाम रखा था किस पर? कैपिटल्स पर रखा था, बर्लिन, रियो, इस तरह से, टोक्यो। तो वहाँ से याद कर लेते फिनलैंड के कैपिटल है ये। द अर्थ सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इज, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन कौन सा? पहला तो पैसिफिक है, सेकंड दैट इज अटलांटिक ओशन। ए, दिस इज अटलांटिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, सेकंड नंबर पे। तो अमेरिका एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, अफ्रीका, यूरोप है उसके। एस शेप में होता है ये, दिस इज एस शेप, मतलब देखा जाता है एस शेप में ये ओशन बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन, ठीक है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस इन 1965? नहीं, आपसे ये थोड़ी ना पूछा पहली बार चांद पे कौन गया? डी कैसे पता? तुक्का लगा रहे हो? पता है? यस, एलेक्सेल लियोनोव। एलेक्सेल लियोनोव, डी ऑप्शन, इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस इन 1965। मतलब पहली बार खला में जाने वाले शख्स ये हैं, एलेक्सेल लियोनोव। और चांद पे जाने वाले पहले शख्स हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पे पहला कदम किसने रखा को पूछा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पे दूसरा कदम किसने रखा? जिसने पहला रखा। नहीं, मतलब गलत बात है ये, मतलब उनके साथ एक और शख्स किया था, एक और बंदे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, उनका नाम कोई याद नहीं रखता। पता उनका नाम क्या था? बज एल्ड्रिन। तो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों गए थे, वो बस पहले कदम रख किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, तो वो मशहूर हो गए बेचारे। और ये उन्होंने 1 सेकंड 10 सेकंड बाद उतरे होंगे ये, तो उनका नाम कुछ याद ही नहीं किसी। बस टॉय स्टोरी तो मैंने देखी है, तो बस तो बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं। हाँ, तो फिर ये वो बज एल्ड्रिन के नाम पे रखा होगा, उससे इंस्पायर होकर उसने रखा है टॉय स्टोरी में ना। यस, कार्टून्स टाइप के जिसमें होते सारे पपेट्स। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेजेस? लाहौर। लाहौर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉलेजेस। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस लाहौर में। Which city is called the city of mobile snatchers? आएगा नहीं, ऐसे पूछ ले। मोबाइल स्नैचर्स की सिटी पूछा तो भाई कराची। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला कौन सा दुनिया का? लंबा। तो लग रहा है, तुक्का लग रहा है। दी एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंजेस साउथ अमेरिका में है।
ये जो ब्राउन कलर से दिख रहा है ना पूरा साउथ अमेरिका में, पूरा माउंटेन रेंज है। दिस इज द एंडीज माउंटेन, पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है ये। हिमालयाज इस वजह से फेमस है कि हिमालय में सबसे बड़ा पहाड़ मौजूद है, माउंट एवरेस्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय में, कराकरम में। एंडीज में ऊंचे पहाड़ नहीं है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंजेस। आल्प्स जो है वो तो स्विट्जरलैंड के पहाड़ होते हैं। रिवर नाइल फ्लोज मेनली थ्रू विच सिटी, इनमें से कौन? यस, कायरो से जाएगी, ठीक, इजिप्ट से जाएगी, वेल डन। तो रिवर नाइल जो दरियाई नील है वो कायरो से होते हुए गुजरती है। तो कायरो आप देख सकते हैं, कायरो से होते हुए, मैप में भी दिखा दे रहा हूँ मैं, कायरो से ही जा रहा है। ये रिवर नाइल है और कायरो है। दिस इज रिवर नाइल के बारे में मेरा सोर्स भी बताया था, लेक विक्टोरिया इसका सोर्स था और डेविड लिविंगस्टोन थे जिन्होंने सबसे पहले इसका सोर्स डिस्कवर किया था। सबसे लंबा रिवर भी रिवर नाइल है और निकलता लेक विक्टोरिया से, गिरता जाकर मेडिटेरेनियन सी में, और इसी में कायरो शहर, इसी के बीच में एक बड़ा शहर आता है, काहिरा जिसको कहते हैं। कायरो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। ट्रिपोली किसका कैपिटल है? किसका कैपिटल है ये? लीबिया का कैपिटल है ये। दमेस्कस, जिसको दिमिश्क भी कहा जाता है, सीरिया, शाम का कैपिटल है ये। नन तो नन है। वेयर इज द पिरामिड ऑफ गिजा सिचुएटेड? कहाँ है भाई ये? इजिप्ट में, ये सिंपल। ओके, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, इट इज़ वन ऑफ द 7 क्लासिकल वंडर्स। 7 क्लासिकल वंडर में से 6 तो ख़त्म हो गए, सिर्फ यही बचा हुआ है। एंड दीज आर एक्चुअली द श्राइन्स एंड द टॉम्ब्स ऑफ लेट किंग्स एंड क्वींस ऑफ इजिप्ट। जब इजिप्ट में बादशाह मलिका वगैरह की हुकूमत थी। कभी देखा होगा आपने इसको, अक्सर मतलब पिक्चर्स वगैरह में, पिरामिड्स। ठीक है, इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंगिस खान फाउंडेड थी। गेंगिस खान मतलब चंगेज़ खान। यस, चंगेज़ खान ने क्या बनाया था? मंगोल एम्पायर। ये है भाई चंगेज़ खान है, इतना बड़ा सा उकाब लेके बैठा है। चंगेज़ खान आपको पता है लीडर थे, इन्होंने ही जो है वो मंगोल एम्पायर को बनाया था। इन्हीं के पोते थे, हलाकू खान इनके पोते थे, हुलाकू खान मतलब नाम था इनका। गेंगिस खान इंग्लिश में क्या है तो उर्दू में कहते हैं चंगेज़ खान। मंगोल एम्पायर असली नाम इनका ये नहीं था। गेंगिस खान मतलब होता दुनिया का बादशाह, गेंगिस खान। इनका असली नाम था तैमोजिन या तीमोजिन। तीमोजिन का असल नाम था। गेंगिस खान तो बाद में नाम रखा गया इनका, जब दुनिया पर इनका कब्जा हुआ। तो काफ़ी बड़े एम्पायर बनाए थे। मंगोल एम्पायर आपने पढ़ा होगा कभी मंगोलों के बारे में। बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत बड़े वॉरियर्स थे, ठीक है। और बिलोंग करते थे मंगोलिया से निकले थे, तो ये मंगोलिया कहते हैं मंगोल की वजह से। Who became world's richest person in 2021? 2021 में सबसे अमीर तरीन, आज भी अमीर तरीन शख्स वही है। अरे क्या हो गया, बिल गेट्स की बात पुरानी हो गई। बिल गेट्स कहाँ गए? बिल गेट्स तो पिघा गए। बिल गेट्स के बाद है जेफ। बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है ना भाई। ही इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एंड जेफ बेजोस किसके फाउंडर है ये? अमेज़न। और एलन मस्क किसके फाउंडर हैं? पेपाल, यस, स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर्स, स्टारलिंक। बाप रे बाप, सारी बड़ी कंपनी मतलब कितनी सारी, सभी मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है इसकी। मतलब पेपाल हो, मतलब और सब में इनोवेशन है इनका ना, मतलब इनोवेशन करते हैं, कुछ ना कुछ नया है। पेपाल उठा लो, कुछ नया दिया उन्होंने कि भाई करेंसी को मतलब बैंक का सिस्टम नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। स्पेस एक्स में उन्होंने कहा कि भाई कॉलोनाइज द मार्स, कि मार्स को, डिफरेंट प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना चाहिए। टेस्ला में बोला भाई फ्यूल से गाड़ी नहीं चलाओ, गैसोलीन से, हम सोलर पावर को, बैटरी को यूज़ करके गाड़ी चलाएंगे। टेस्ला। स्टारलिंक कि भाई माउंट एवरेस्ट के पहाड़ के ऊपर भी इंटरनेट पहुंचाना है, स्टारलिंक जो वो ऊपर चलते हैं। इनोवेशन, द अदर नेम ऑफ इनोवेशन इज एलोन मस्क। और इसका इंटरव्यू देख रहा था कल मैं एलोन मस्क का, वही कह रहे थे कि भाई कि वो पीएचडीज़ के बारे में कह रहे हैं ना कि पीएचडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, पीएचडीज़ इतने पेपर लिखते हैं, बट ये चीज़ देखना है कि वो पेपर्स इस्तेमाल कितने होते हैं, यूज़ कितने होते हैं। मतलब ये खुद इतना ज़्यादा उस चीज़ को फोकस नहीं करते। वो कहते हैं भाई इस्तेमाल कहाँ कर रहे चीज़ों को, ये चीज़ है। अब पीएचडीज़ पेपर लिख कर जर्नल छापते रहते हैं, लेकिन उसका यूज़ कहीं पे भी नहीं होता। यूज़ करना ज़रूरी है।
उन्होंने चीज़ों को यूज़ करके दिखाया, टेक्नोलॉजी को, कहाँ पर। तो आज दुनिया के अमीर तरीन इंसान है एलोन मस्क, और इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए, लोग उनको फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ट, ये एक फ्रेंच है, इनका पता है इनके बारे में, ये भी अमीर शख्स हैं। LV के फाउंडर लुइस विटॉन, पता है LV दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है ये, मतलब फैशन ब्रांड दुनिया की सबसे बड़ी LV है, पेरिस की है ये, लुइस विटॉन। तो हम तो वह नहीं खरीद सकते मतलब बहुत ऊंची ब्रांड है, बहुत ऊंची। मतलब कराची में आई डोंट थिंक सो कि लुइस विटॉन का कोई स्टोर है, नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एप्पल का नहीं है तो वो तो फिर बहुत बड़ी चीज़ होगी, उसकी बात है। मतलब लुइस विटॉन नहीं, बाकी मिल जाएंगे आपको, नाइकी, एडिडास, ये सब मिल जाते हैं इजीली, और भी मिल जाएंगे आपको, चैनल मिल जाएगा आपको, एम्पोरियो और अरमानी मिल जाएगा, बट ये नहीं मिलेगा आपको। चैनल पढ़ते हैं जिसको आप लोग, चैनल CHAN, गर्ल्स की ब्रांड है वो चैनल, CHAN, ये बहुत महंगी ब्रांड है, इस तरह से जो बना होता है, यू लाइक दैट, ठीक है। मतलब लोकल तो उसकी चीज़ें मिलती है कॉपी वाइज, ओरिजिनल दे आर सो मच एक्सपेंसिव, ठीक है। चैनल हो गया, बाकी भी चीज़ों के आप देख लो तो लुइस विटॉन तो सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो उसके ओनर है बर्नार्ड आर्नोल्ट, फ्रेंच है, फ्रांस के सबसे अमीर शख्स यही है, ठीक है भाई। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? कराची सेंट्रल। कराची के अंदर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं, देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन कराची, देयर आर 5 डिस्ट्रिक्ट इन कराची। कराची वेस्ट, तो देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल और मलिर डिस्ट्रिक्ट। अभी तो केमाली डिस्ट्रिक्ट अलग किया, अभी किया, वरना चलो हम इसको 1 2 3 4 5 कर देते हैं। तो दिस इज मलिर जो हमारे पास है, तो मलिर भी आल्सो हमारे पास एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलिर डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो मलिर डिस्ट्रिक्ट अलग है। अच्छा, कराची सेंट्रल सबसे छोटा है, इसमें सिर्फ कुछ एरिया आते हैं, गुलबर्ग आता है इसमें सिर्फ, FB एरिया, गुलबर्ग टाउन का जो एरिया वो कराची सेंट्रल में आता है। आप ऐसे कोई आता है वहाँ से तो ओके, तो ये बड़ा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट ये पूरे पाकिस्तान का। बाकी गुलशन इकबाल जहाँ बैठे हैं दिस इज ईस्ट, ये कराची ईस्ट लगता है ये, और साउथ क्या लगता है आपका, दैट इज़ सदर टाउन, क्लिफ्टन डिफेंस, ये पूरा साउथ लगता है। और मलिर तो बहुत बड़ा है, ये तो खोखरा पार तक जा रहा है आगे, तो मलिर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो जंगल झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, खेत खलियान आ जाता है, मलिर ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर मलिर से आप कोई आ रहे हैं आपको से तो फिर पता हो। अच्छा, 38 पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्री? 38 पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है 38 पैरेलल। दिस इज नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया, और इसके बीच में ये पूरी, दिस इज कॉल्ड 38 पैरेलल। ये पूरे मिलिटराइज जोन है, मतलब इसके अगर सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी होती है ना पूरी दुनिया में, इस बॉर्डर में हो, सबसे दुनिया का सबसे क्रूशियल बॉर्डर ये है, दैट इज़ बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, दे बोथ आर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। मतलब LOC जो है वो सेकंड नंबर पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC पाकिस्तान इंडिया के बीच के बॉर्डर को कहते हैं, कश्मीर में जो है वो सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर है। फर्स्ट मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ये है दुनिया का, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, बॉर्डर्स होने ही नहीं चाहिए। हमें ये चीज़ें यूरोप से सीखनी चाहिए, ये बॉर्डर ही नहीं है भाई, जब मर्जी आ जाओ जब मर्जी चले जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है, बॉर्डर होना गलत है। हाउ मेनी कैरेबियन कंट्रीज आर देयर? कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी है, उसके बहुत सारे कंट्री हैं, इसके अंदर आइलैंड्स हैं, और ये सब मिलाकर इसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है इसी को। तो वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी आते हैं ना, उनमें से किसी एक कंट्री से आ रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज़ बताया था ना, कैरेबियन नेशंस, कैरेबियन सी, तो 26 कंट्री से मिलकर बनता है वेस्ट इंडीज़, ये कैरेबियन आइलैंड्स। तो वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी वो 26 कंट्री में से किसी एक से आ रहे हो, एक कंट्री से नहीं आ रहे वो किसी। गेल अलग कंट्री का लिखा हुआ था, ट्रिनिडाड का, टोबैगो का, बरमुदा का, एंटीगुआ का लिखा होता है नाम उनके साथ, कि गेल बरमुदा के प्लेयर हैं, यहाँ पे एंटीगुआ के, ट्रिनिडाड के, इस तरह से अलग अलग है। कैरेबियन लीग जब होती है ना, कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL, तो उसके अंदर फिर वो अलग अलग कंट्रीज़ की टीम बनी होती है। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? सिंपल है, एशिया, हाँ अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, लिखा हुआ है अफ्रीका सहारा डेजर्ट।
विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? यस, वेल डन। चाइना की सबसे बड़ी आर्मी दुनिया की, ये नंबर 1 आर्मी यहाँ पर है, पाकिस्तान। तो इंडिया के सेकंड नंबर पर है, मतलब 1,44,000, 44। पाकिस्तान की आर्मी है 65, मतलब 6,54,000। तो पाकिस्तान की 6 लाख 6.5 लाख की आर्मी है, इंडिया की 14 लाख की आर्मी है, 14,45,000, डबल से भी ज़्यादा है। अच्छा, तो बहुत बड़ी जगह, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आर्मी ज़्यादा होनी है, सिंपल सी बात है। और चाइना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना की सबसे ज़्यादा आर्मी। चाइना की आर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, 21,85,000 आर्मी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टॉप 10 कंट्री बता रहे हैं, तो पाकिस्तान 1, 2, 3, 4, 5, 6ठी सबसे बड़ी आर्मी पाकिस्तान की। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात नहीं करें, नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में तो और भी कंट्री आगे हो सकते हैं, क्या पता साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में आगे हो पाकिस्तान से। नंबर ऑफ सोल्जर में पाकिस्तान 6ठे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है पाकिस्तान की आर्मी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में और बाकी कंट्रीज़ बहुत आगे हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, चाइना। दैट्स इट।